अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वहशत स्टोरी का पार्ट 1। अगर आपको हॉरर स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी की जानब। दिसंबर के महीने में हर तरफ छाई सर्दी रूह को कँपाने पर मजबूर कर रही थी। ऐसे में जहां सब खाने के बाद चाय से लुत्फ अंदोज होते लाउंज में गपशप कर रहे थे, वो तन्हा छत की मंडेर पे खड़ा बाहर दूर तक फैले इस उजाड़ इलाके को देखता जाने किन सोचों में गुम था। मामू, आप अकेले इतनी सर्दी में छत पर क्या कर रहे हैं? 13 साला बिस्मा ने सीढ़ियां चढ़ते हुए दूर से उसे देखकर हाँक लगाई। उफ, इतनी सर्दी में तो कमरे में बैठे अफराद पर कपकपी तारी हो रही है और आप छत पर छाई धुंध में इतने आराम से यूं खड़े हैं जैसे बहार का मौसम हो। बिस्मा के अकब में चाय की ट्रे लिए सीढ़ियां चढ़ती 12 साला सारा बोली, लड़कियों, सर्दी में छत पर आग का लावा जलाकर गपशप करने का भी अपना ही मजा है। सारा के पीछे थर्मस लेकर आते 14 साला रेहान ने कहा, तो फिर क्यों ना हम भी आज ऐसा ही करें। रेहान के अकब में सीढ़ियां चढ़ती कजन्स की टोली हम आवाज बोली, अरे नहीं बच्चों, छत पर बहुत सर्दी है, चलो नीचे चलें। वो तेजी से सीढ़ियां की जानब बढ़ते हुए गोया हुआ। नहीं मामू, यहीं बैठकर एंजॉय करते हैं। 13 साला फुरकान बोला, नहीं बेटा, आपको सर्दी लग जाएगी, चलो नीचे चलते हैं। वो नरमी से बोला, मामू, हम तो लकड़ियां और कुर्सियां भी ले आए हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। 11 साला सुबहान ने फौरन इसकी बात अचक ली। देख लो, अगर तुम लोगों को सर्दी लग गई तो मेरी कोई गलती नहीं होगी और ना मैं तुम लोगों की माओ से बचाने का पाबंद हूँगा। इसने इनकी मिन्नत की मगर बच्चे अपनी बात पर कायम रहे तो बालाखर इसे हार ही माननी पड़ी। चलो आओ फिर लकड़ियां जलाएं, कहता वो छत के वस्त में लकड़ियों का ढेर रख कर जलाने लगा, जबकि बच्चे इर्द गिर्द दायरे की सूरत में कुर्सियां लगाने लगे। आग का लावा दहकाने के बाद रजा जमीन पर अकड़ू बैठा थर्मस से ट्रे में रखे कपों में चाय डालने लगा। सारे कप भर गए तो एक एक करके बच्चों को थमा कर आखिरी कप उसने खुद थामा और कुर्सी पर बैठ गया। हाँ जी, तो अब क्या करें, जल गई आग तो। इसने बच्चों की जानब देखकर आसूदगी को दूर भगाने की खातर लहजे को हतल मकान खुशगवार बनाया। कहानी सुनाए मामू, बिस्मा बोली, और वो भी डरावनी। फुरकान भी फौरन गोया हुआ, मुझे नहीं आती कहानियां, वो भी डरावनी, इसने सादगी से बताया। मामू, कोई बहाना नहीं चलेगा, सुनाएं। सुबहान बजिद हुआ तो बाकी सब भी हम आवाज हो गए, सुनाए मामू, सुनाए सुनाए सुनाए। अच्छा ठीक है, कहानी तो नहीं, बस एक सुनी सुनाई बात है, वही सुना देता हूँ। वो सर झुकाता हुआ बोला, आज से 10 साल पहले की बात है। 2 दोस्त थे, रजा और शेरी। आसमान ने रात की काली चादर ओढ़ी तो हर सू अंधेरे के साथ साथ धुंध का राज हो गया। दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को मजीद हैबतनाक बना रही थीं। कब्रिस्तान में उगे दरख्तों के पत्तों की सरसराहट भी अजब सा माहौल पैदा कर रही थी। वो तो पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले इस वाहद रास्ते से खौफजदा था, ऊपर से इस तरह की आवाजों ने दिल की धड़कनें मजीद तेज कर दी थी। वो दिल कड़ा करके कंधे पे अपना सामान का थैला लादे तेजी से कब्रिस्तान का गेट अबूर करके अंदर दाखिल हो गया। अमावास की रात में वहशतनाक अंधेरे में छाई बेरहम धुंध अजीब खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। ऐसे में उसके हाथ में पकड़ी टार्च ही इसका वाहद सहारा थी। गजब की सर्दी के बावजूद इस पुरअसरार माहौल में उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें उभर आईं तो टार्च वाला हाथ माथे तक ले जाकर पसीना साफ करता वो ठटक गया, क्योंकि जैसे ही पसीना साफ करने के लिए उसने टार्च वाला हाथ ऊपर को उठाया तो उसे सामने बने दरख्त पर कोई साया बैठा दिखाई दिया। अभी वो पहले मंजर में उलझा था। इसी लम्हे कब्रिस्तान से गुजरते उस मुसाफिर को अपने अकब से छन छन की आवाज सुनाई दी और यूं ही उसने गर्दन मोड़ के अकब में देखा, सांस लेना भूल गया और कुछ ही लम्हों बाद उस मुसाफिर की लाश को कोई जंगल की जानब घसीट रहा था। शेरी, तुझे कब अकल आएगी यार, टाइम देखो क्या हुआ है। और एक तू है जो अभी तक बिस्तर में पड़ा घोड़े गधे बेच कर सो रहा है, कुछ तो शर्म कर ले। 4 दिन बाद हमारा पेपर है। सर ने कहा था कि पूरे 8 बजे हम सब एकेडमी में मौजूद हों और अब देख 8:15 घर पर ही हो गए हैं। यकीनन सर के हाथों आज हमारी खूब पिटाई होगी। चल उठ भी जा कि यूं ही पागलों की तरह देखता रहेगा। रजा के कलस कर कहने पर शेरी जो बिस्तर में नीम दराज था सर खुजाते हुए उठने लगा। ओ भाई, तो दुल्हन नहीं है जो आस्ता आस्ता कदम उठा रहा है।
اکیڈمی جا رہے ہو بیٹا؟ وہ بھی پورے 15 منٹ لیٹ۔ 2 منٹ لگاؤ اور منہ پر پانی کے 2 چھینٹے لگا کر باہر آؤ، میں تب تک بائک سٹارٹ کرتا ہوں۔ ویسے بھی مرحوم ابا کی بائک کی سانسیں بحال ہونے میں بھی 10 منٹ لازماً ضائع ہوتے ہیں، اوپر سے یہ سستی کا مارا شیری۔ وہ بڑبڑاتا ہوا نفی میں گردن ہلاتا شیری کے گھر کے بیرونی گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ بھائی تجھے اللہ کا واسطہ تیز چلا اپنے ابا کی کھٹارا بائک، ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ شیری اپنے آگے بائک چلاتے رضا کے کندھے پر تھپکی دے کر بولا، اچھا تجھے اب یاد آیا کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں؟ ویسے بہت جلدی یاد آ گیا بھائی تجھے، رضا جل کر بولا۔ اب اس بات کو چھوڑ بھی دے بھائی کہ بچے کی جان لے گا۔ یار لیٹ سویا تھا میں کل، اوپر سے دسمبر کی قہر برساتی سردی، بس نہیں آنکھ کھلی وقت پر تو کیا گناہ ہو گیا۔ ویسے بھی میری کلاس لینے کے لیے اکیڈمی میں سر اشتیاق بڑے اشتیاق سے میرے منتظر ہوں گے، اب کم سے کم اس سے پہلے تم تو میری کلاس نہ لو، شیری آہستہ سے بولا۔ بہت بڑا ڈرامہ ہے تو، رات کو رانگ نمبر پر لڑکیوں کو تنگ کرنے سے فرصت ملے تو وقت پر سوئے تو، اب چپ کر مجھے بائک چلانے دے، یہ نہ ہو تیری جانب متوجہ ہونے سے محترم بائک صاحبہ ناراض ہو کر بند ہو جائیں اور پھر سے انہیں سٹارٹ کرنے میں مزید 10 منٹ ضائع ہو جائیں۔ رضا نے سختی سے کہا۔ گلی کا موڑ کاٹا تو سامنے سے آتی لڑکیوں سے بائک ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ دیکھا صرف تیرے متوجہ کرنے کی وجہ سے آج میری بائک حادثے سے بچی، ورنہ سامنے سے آتی لڑکیوں میں سے ایک آدھی تو کچلی جانی تھی۔ رضا ایک بار پھر اس پر چڑھ دوڑا۔ او بھائی ٹھنڈ رکھ، اتنا گرم کیوں ہو رہا ہے مجھ پر؟ غلطی تیری اپنی ہے، اور کچھ تو خیال کر، اتنی حسین لڑکیوں کے سامنے بے عزتی نہ کیا کر میری۔ شیری عقب سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا لڑکیوں کی جانب دیکھ کر گنگنانے لگا، شرم کر لے شیری، ہم 17 منٹ لیٹ ہیں اور ابھی بھی اکیڈمی پہنچتے پہنچتے 10 منٹ لگ جائیں گے، مگر تجھے اس پریشانی کے عالم میں بھی یہ فضول باتیں سوجھ رہی ہیں۔ رضا نے سختی سے کہا، اب منہ بند کر۔ اچھا خفا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں کرتا فضول باتیں۔ ویسے یہ بتا ہم ہمیشہ قبرستان کے ملحقہ گلی سے ہی کیوں گزرتے ہیں، جبکہ اگر ہم قبرستان کے اندر سے جائیں تو اکیڈمی زیادہ قریب پڑتی ہے؟ ایسا کیوں؟ شیری نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیونکہ میرا کسی چڑیل سے ملنے کا بالکل دل نہیں کرتا، اس لیے ہمیشہ لمبے راستے کا انتخاب کرتا ہوں، رضا نے کلس کر کہا۔ تو شیری کا جاندار قہقہہ بلند ہوا۔ کاش کہ مجھے کوئی چڑیل مل جائے، قسم سے زندگی گلو گلزار ہو جائے۔ شیری نے گردن گھما کے عقب میں جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر کہا، گلو گلزار کا تو پتہ نہیں، جس دن تجھے چڑیل مل گئی آر یا پار ضرور ہو جائے گی تیری زندگی، بےہودہ انسان۔ رضا نے اس کے عقب میں جاتی لڑکیوں کو دیکھنے پر چوٹ کی۔ تو کچھ بھی کہہ لے، تیرا بھائی ہے تو ہینڈسم، جبھی تو لڑکیاں مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں، شیری نے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ لڑکیاں مڑ مڑ کے دیکھتی ہیں یا تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے لڑکیوں کو، بے شرم؟ رضا نے ایک بار پھر اسے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر دوسری طرف کوئی اثر نہ ہوا۔ رضوان اور شہریار بچپن کے دوست اور پڑوسی تھے، جو پیار سے ایک دوسرے کو رضا اور شیری کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک ہی محلے میں ایک ساتھ سکول پڑھنے کے بعد اب کالج کے دور کا آغاز ہو گیا تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں اور انہی دنوں کالج سے شدید سردی کے باعث 15 چھٹیاں ہوئی تھیں۔ چھٹیوں کے فوراً بعد پیپر ہونے تھے۔ اسی سلسلے میں ان کے سر اشتیاق روز انہیں صبح 8 بجے اپنے گھر بلاتے تھے۔ ان کے اسی چھوٹے سے گھر کے ڈرائنگ روم کو اسٹوڈنٹ نے اکیڈمی کا نام دے رکھا تھا۔ ان کے چھوٹے سے محلے سے اکیڈمی صرف ایک قبرستان کے فاصلے پر تھی، یعنی قبرستان کے اس طرف رضا اور شیری کا محلہ تھا، جبکہ دوسری طرف ان کے سر اشتیاق کا محلہ تھا۔ رضوان اور شہریار کی گلی سے نکلتے ہی قبرستان کا گیٹ تھا، جس میں داخل ہو کر بائک پر 5 سے 7 منٹ کے مسافت پر دوسرا گیٹ آتا تھا، جو سیدھا سر اشتیاق کی گلی کے سرے پر نکلتا تھا، جبکہ قبرستان کی بائیں جانب ایک رہائشی گلی تھی اور دائیں جانب ایک جنگل نما جگہ تھی۔ رضا ہمیشہ بائیں جانب بنی گلی سے اکیڈمی جاتا تھا، حالانکہ اس لمبی گلی سے اکیڈمی جانے میں 12 سے 14 منٹ لگ جاتے تھے، مگر وہ ہر حال میں اسی گلی سے گزر کر اکیڈمی جانا پسند کرتا تھا۔ وجہ بچپن سے سنے عجیب واقعات تھے یا کوئی اور بات، مگر وہ ہمیشہ قبرستان کی بجائے اس گلی سے گزر کر جانے کو ہی ترجیح دیتا تھا۔ پھر چاہے سر اشتیاق سے کتنی ہی درگت کیوں نہ بنے، وہ کبھی قبرستان سے گزر کر جانے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ آج بھی لیٹ ہونے کے باوجود وہ لمبے راستے سے جانے پر آمادہ تھا، مگر قبرستان سے نہیں۔
एकेडमी पहुंचने के बाद, ओहो बेटा मैं फूल मंगवाना भूल गया, वरना आप जैसी हस्तियों की आमद पर फूल निछावर करने तो बनते हैं ना। सर इश्तियाक उन दोनों के पौने घंटा लेट आने पर तलमला कर बोले, हाँ तो सर अब मंगवा लें, इसमें परेशानी की क्या बात है। शीरी अपनी अजली लापरवाही से बोला तो रजा झुंझला कर रह गया। मुंह बंद रखो अपना और शुक्र करो तुम्हारी ये फजूल गोई सर के कानों तक नहीं पहुंची, वरना हम जो अभी अपनी टांगों पर खड़े हैं वो भी ना रह पाते। रजा ने तलमला कर उसके कान में कहा तो वो बस कंधे अचका कर रह गया जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। सर ऐसे निकम्मे स्टूडेंट्स का तो वो हाल होना चाहिए कि सारी एकेडमी हमेशा याद रखे। इनकी वजह से हम भी इंतज़ार करते रह जाते हैं और आप इन निकम्मों की खातर तब तक क्लास शुरू नहीं करते जब तक ये लोग आ नहीं जाते। क्लास के वस्त में बैठी एक लड़की टीचर से मुखातब होकर कहने लगी, टीचर अगर मुझे इनके वालिदैन का एहसास ना होता तो यकीनन यही करता, मगर हर बार इनकी मेहनत की कमाई से चलता इनका तालीमी सिलसिला देखकर सब्र का घूंट पी कर रह जाता हूँ। अब तुम लोग खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अंदर आओ और किताबें खोलो। पहले ही तुम लोगों की वजह से सबका इतना कीमती वक्त बर्बाद हो चुका है। सर इश्तियाक सख्ती से कहकर व्हाइट बोर्ड की जानब मतवज्जा हो गए, जबकि वो दोनों तेजी से क्लास में दाखिल होकर जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। वैसे एकेडमी का तो पता नहीं, मगर मुझे लगता है आप हमेशा मुझे याद रखती हैं, और सिर्फ याद ही नहीं मुझे तो गुमान है कि आप शिद्दत से मेरी मुंतजर भी रहती हैं। शेरी अपनी आदत से मजबूर होकर हमेशा की तरह खुबासत से अपने साथ वाली चेयर पर बैठी बरजमाना इस लड़की से मुखातब था जो कुछ देर पहले सर से उनकी खबर लेने का मुतालबा कर रही थी। मिस्टर शहरियार, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, तभी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो शेरी की जानब अचंभे से देखती हुई सरगोशी नुमा अंदाज में गोया हुई। शेरी, वैसे जितनी हसीन आप हैं, आपको देखकर इंसान बहके ना तो और क्या करे। इस लड़की का मारे ज़बत के सुर्ख होता चेहरा देखकर वो महफूज होता हुआ बोला, लड़की शट अप, खबरदार जो आज के बाद तुमने मेरे साथ बैठने या बात करने की कोशिश की, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ने में देर नहीं लगाऊंगी। वो सख्ती से कहती हुई उठकर दूसरी चेयर पर बैठ गई, जबकि शेरी सारा वक्त उसे देखकर खुबासत भरे अंदाज में मुस्कुराता रहा। बात सुन, रजा ने शाम को क्लास से निकलकर बाइक स्टार्ट करते हुए उसे पुकारा। सुना, शेरी भी उसी अंदाज में बोला। रजा बोला, ये तू मुझसे अगली कुर्सी पर बैठी लड़की के साथ क्या बातें कर रहा था? रजा ने इस्तफसार किया। शेरी, कुछ भी नहीं, मैं तो बस उससे यही पूछ रहा था कि पेपर की तैयारी कैसी जा रही है। शेरी ने रवानी से झूठ बोला। शेरी, मैं बच्चा नहीं हूँ जो समझ न सकूं। तुम अपनी अजली आदत से मजबूर हो के इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे ना? रजा ने सख्ती से इस्तफसार किया। देख, वो तेरे भाई को दिल दे बैठी है, मगर इकरार करने से डरती है। मैं तो बस यही कह रहा था कि हिम्मत करो और बोल दो मुझे अपने दिल की बात। रजा के घोरी से नवाजने पर वो लापरवाही से कंधे अचका कर बोला। रजा, शेरी कुछ तो शर्म कर लो, आखिर तुम कब बाज आओगे? रजा बाइक छोड़कर पूरा इसकी जानब घूमकर सख्ती से इस्तफसार कर रहा था और वो आगे से मुस्कुरा कर बोला, कभी नहीं। ठीक है, जो मर्जी करो, बल्कि भाड़ में जाओ, और हो सके तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। रजा उसकी हरकतों से तंग आकर गराता हुआ अकेला ही बाइक लेकर चला गया, जबकि शीरी लापरवाही से कंधे अचकाता गर्दन मोड़े लड़कियों के ग्रुप को दाएं जानब जाता देखकर कुछ सोचता हुआ उनके पीछे चल दिया। रजा मन ही मन में सोचने लगा, इस उल्लू को छोड़ तो आया हूँ, मगरिब की अजान हो चुकी है, अंधेरा फैल रहा है, ऐसे में अकेले कहाँ आएगा? ऊपर से इसे कब्रिस्तान से गुजरने का भी बड़ा शौक हो रहा है आजकल। गलती कर दी इस पर गुस्सा करके। खाला तो मुझसे सवाल करेंगी कि उनके बेटे को अकेला क्यों छोड़ आया। खैर जो भी हो, इस गधे को भी साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। रजा ने सोचते हुए कब्रिस्तान से मुल्हका गली से मोटर बाइक वापस मोड़ी और एकेडमी की जानब बढ़ गया। वापस एकेडमी पहुंचने पर उसने देखा कि तमाम स्टूडेंट्स वहां से जा चुके हैं। सिर्फ एक लड़का अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था। अब्दुर्रहमान रुको, रजा ने अकब से उसे पुकारा। क्या बात है रजा भाई, खैरियत? अब्दुर्रहमान ने गर्दन मोड़ के कदरे अचंभे से इस्तफसार किया। वो दरअसल मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया था, वही लगवाने गया था।
तो शेरी को यहीं छोड़ गया था। अब वापस आया हूँ तो शेरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुमने उसे देखा है? रजा सर खुजाता हुआ झूठ बोल रहा था। जाहिर सी बात थी, वो अब्दुर्रहमान को अंदर की बात नहीं बता सकता था। हाँ, याद आया, जब मैं यहीं गेट में खड़ा होके दोस्तों से बात कर रहा था तो वो दाईं जानब गया था। उसे इस जानब जाता देखकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ, क्योंकि आप दोनों हमेशा बाईं जानब से जाते हो ना, और दाईं जानब तो जंगल है। फिर मैंने सोचा कि शायद यूं ही चहलकदमी कर रहा हो, मगर तब से अब तक मैंने उसे वापस आते नहीं देखा। ऐसा करें, आप खुद जाकर देख लें, कहता अब्दुर्रहमान अपनी बाइक स्टार्ट करके अलविदाई कलमात कहता अपनी राह चल दिया, जबकि रजा अपनी जगह सुन सा खड़ा रह गया। रजा बेचैनी से तेज तेज कदम उठाता जंगल की जानब बढ़ गया। जंगल के एंड सामने पहुंचकर वो परेशान सा कभी आसमान पर धीरे धीरे फैलते हुए अंधेरे को देखता, तो कभी सामने फैले वीरान जंगल को, जिसके बारे में बचपन से लेकर आज तक उसने जाने कितने खौफनाक किस्से सुन रखे थे। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शेरी को अकेले इस वीरान जंगल में छोड़कर जाने पे दिल आमादा भी नहीं, और रात के गहरे होते साए में इस उजाड़ जंगल में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा मैं। शेरी, कहाँ हो तुम यार? वो जंगल के बाहर खड़ा सर्दी से कपकपाता बुड़बुड़ा रहा था। अचानक उसे मीठी सी नसवानी आवाज सुनाई दी, रजा, प्यारे रजा, आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? इस आवाज में जाने कैसी कशिश थी जो उसे बेखुद करती अपनी जानब खींच रही थी। करीब था कि वो इस आवाज का ताक़ुब करता जंगल में कदम रख देता। अकब से आती अब्दुर्रहमान की आवाज ने उसे चौंका कर सहर तोड़ डाला। यार, वो शहरी मिल गया है। वो कब्रिस्तान से मुल्हका गली में किसी लड़के से लिफ्ट लेकर घर जा रहा था। मैंने उसे देखा तो सोचा आपको खबर कर दूं, कहीं आप परेशान ही ना हो रहे हों। रजा के मुड़ के देखने पर अब्दुर्रहमान ने बताया,